हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल आप सभी के। मिले हैं हम लोग एक काफ़ी लंबे अंतराल सेशन के बाद। एक्चुअली क्या था कि हम लोग चले गए थे महाकुंभ गंगा स्नान जी के लिए त्रिवेणी गए थे। वहीं पे जहाँ गंगा जी यमुना जी सरस्वती का मिलन होता है। कृपा रही हमारे माँ पापा मामा मामी की कि गंगा स्नान गए, कुंभ मेला। शायद कोई जाने की हिम्मत ना करे, हिम्मत करके गए। क्या ही बताएं आप लोग को, इतनी भीड़ उसमें, इतना भीड़, ना चाहते हुए भी गलती से अनजान में एक आदमी से झगड़ा भी हो गया जो हम नहीं चाहते थे करना। क्या करें कि वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना भीड़ था। लेकिन जो वहाँ की जो चौक व्यवस्था थी, प्रशासनिक रुतबा था, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने दिया। हर जगह, हर मोड़ पे, हर अप्रोक्स 50 से 60 मीटर यानी 100 मीटर के अंदर पुलिस प्रशासन महकमा खड़ा था लोगों को गाइडेंस करने के लिए। सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन पैदल भी हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा था। और यू कैन ट्रस्ट में, आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि 3 दिन हो गए सोए हुए, ठीक से सोया ही नहीं आदमी, घूमने के मसरूफ़ में। और आप लोगों की कृपा रही तो उस दिनों में मैं आपको एक बिग न्यूज़ देने वाला हूँ। 2 बिग न्यूज़ होंगे मेरे तरफ से। अब वो पूरा हो गया इन 1 वीक, तो 2 बिग न्यूज़ आपको बहुत जल्द मैं स्पेशल सेशन में आके बताने वाला हूँ। देखते हैं भगवान की क्या क्या कृपा होती है 1 वीक के अंदर, यानी आज मंडे, नेक्स्ट संडे तक देखते हैं और बताएंगे आप लोगों को। तो हम लोग मिलते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिसको हमेशा कोट करके पढ़ा जाता है, उनकी बातों का अनुसरण किया जाता है, कौटिल्य। इनकी पुस्तक मेरे को पढ़नी है क्योंकि इनकी विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इन्होंने सिविल सेवकों के लिए या किसी भी अधिकारियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी बात कही है, कोट कही है कि आज भी इनके बात को लोग वैसे ही अनुसरण करते हैं जो कि आज से लगभग इन्होंने 3000 यानी 3100 साल पहले कह के चले गए हैं। जो भारतीय चिंतन परंपरा है, प्राचीन चिंतन परंपरा 2 गुटों में विभक्त होता है, ब्राह्मण धारा और श्रवण धारा। ब्राह्मण धारा को यानी वैदिक धारा कहते हैं जो कि वेद आधारित था, और श्रवण धारा को वेद विरोधी धारा कहते हैं। जो वेद आधारित धारा इसको आस्तिक धारा कहते हैं, जो नास्तिक, जो वेद विरोधी है इसको नास्तिक कहते हैं। आस्तिक धारा में मुख्यतः 2, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। जो धर्मशास्त्र थे उसमें मनु जो सामाजिक सांस्कृतिक आचरण को महत्व देते हैं, जो अर्थशास्त्र के कौटिल्य थे मनु के परिभाषा को स्वीकार करते हुए राजनीतिक प्रशासन का विचार रखते हैं। अब हम थोड़ा ब्रीफ में जाके देखते हैं क्या हमने कौटिल्य की बातों को हम बोले। सिविल सर्विसेज की उत्पत्ति व विकास। यूँ तो भारत में लोक सेवाओं की उत्पत्ति व उनके विकास की रूपरेखा प्राचीन काल से देखी जा सकती है। प्राचीन भारतीय चिंतक कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के माध्यम से चिंतकों के साथ साथ राज्य शिल्प के व्यापक वर्णन करते हुए नागरिक शासन प्रशासन पर विस्तारपूर्वक लिखा है। दैत्य है कि कौटिल्य प्रशासनिक भारतीय चिंतन की वैदिक धारा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक परिच्छेद में धर्मशास्त्र की मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए राजनीतिक लोकतांत्रिक राष्ट्रनीति मतलब इसका तो IR आर्थिक नियोजन इत्यादि का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। कौटिल्य के चिंतन परंपरा के धर्मशास्त्र का प्रभाव होने के कारण एक बेहद यथार्थवादी होते हुए भी कौटिल्य निरंकुशता से दूरी बनाते हैं तथा अपनी स्वामी को प्रजा का पालक होने का लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं।
ये प्राचीन भारतीय इतिहासकार के एल वासम कहते हैं, कौटिल्य का स्वामी कभी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर तमाम तरह की राजनीतिक बंदिशें आरोपित हो की गई है, जैसे मंत्रिपरिषद की सीमा, नैतिकता का बंधन, लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा को बढ़ावा देना इत्यादि। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था भूखे, नंगे, गरीबों, अपंगों, वृद्ध, अनाथों, जीव जाति इत्यादि को सुरक्षा तथा पोषण का दायित्व निभाएंगे। एक यथार्थवादी होने के नाते कौटिल्य मानकर चलते हैं कि शासनिक व्यवस्था में शामिल कोई पदाधिकारी ना भ्रष्ट हो, ना ये संभव ही नहीं है। इसलिए कौटिल्य नागरिक शासन को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जासूसों की वकालत करता है, भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए बिलो विसल ब्लोअर्स की चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था विकसित करने की भी वकालत की है, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में नैतिक शासन, प्रशासनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मुक्त शासन इत्यादि की वकालत करते हैं। इन्होंने आधुनिक शासन में भी थोड़े मोरे संशोधित रूप में देख सकते हैं। मौर्यकालीन शासन में मंत्रिपरिषद, नौकरशाह इत्यादि के उदाहरण देखने को मिल सकता है। इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने मौर्यकालीन शासनिक व्यवस्था को आधुनिक इंग्लैंड की व्हाइट हॉल व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए आप लोग। मौर्यकालीन शासन में मंत्रियों के साथ साथ अध्यक्ष, राजउक इत्यादि नामों के पद नामों के नौकरशाह भी होते हैं। आगे चलकर मध्यकालीन भारत में भी मुख्य तौर पर मुगल कालीन शासन के दौरान राजस्व प्रशासन के बारे में विकसित विधिवत जानकारी मिलती है। वंशधारी व्यवस्था में इसको खूबसूरत उदाहरण देखने को माना जाता है। आधुनिक भारत में जिस तरह की सिविल सर्विसेज प्रणाली पाई जाती है, इसकी शुरुआत मुख्यतः 17वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक के दौरान हुई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्य में लगे सेवकों को कंपनी में सैन्य कर्मचारी के आगे रखने के उद्देश्य से उन्हें सिविल सेवकों कहा गया। सन 1675 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सेवकों के पदों को नियमित तौर पर श्रेणीबद्ध करने की परंपरा डाली, जैसे भिक्षुक, लेखक, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट इत्यादि। ये सभी सिविल सेवक प्रारंभ में केवल व्यापारिक और वाणिज्यिक दायित्व का निर्वहन करते थे, किंतु बाद में यानी 1764 में बक्सर युद्ध के उपरांत जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजनीतिक शक्तियाँ आई, वैसे ही सिविल सेवकों की भूमिका तथा कार्य क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। कार्यक्षेत्र व्यापक हुआ और ये वाणिज्यिक दायित्व के निर्वहन के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व का भी निर्वहन करने लगे। दैत्य है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से आधुनिक भारत में सिविल सेवा का उदय हुआ। चूँकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों को तर्कसंगत स्वरूप प्रदान किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का प्रणेता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उच्च सिविल सेवकों की नींव रखी थी। सिविल सेवा के पदों को अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखा और भारतीयों को दूर, क्योंकि कॉर्नवालिस की मान्यता थी कि भारतीय प्रशासनिक दक्षता के लिहाजा से अयोग्य है तथा उनकी निष्ठा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कॉर्नवालिस का यह भी मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल प्रशासन की स्थापना केवल ब्रिटिश पदाधिकारी ठीक ढंग से कर सकते हैं, भारतीय नहीं। 18वीं ईसा में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में सिविल सेवकों की प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव रखी। हालांकि वेलेस्ली के इस निर्णय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकीय निकाय निदेशक मंडल की सहमति नहीं मिली,
जिसके कारण 1806 में इंग्लैंड के हेलवरी ईस्ट इंडिया कॉलेज नाम से सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। सन 1833 में चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा के शुरुआत का प्रयास किया गया। ये भी कोशिश की गई कि भारतीयों को कंपनी के अंदर रोजगार, पद, अवसरों से वंचित न किया जाए। फिर भी इंग्लैंड के शासकीय निकाय निदेशक मंडल के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका और इस तरह कॉर्नवालिस के समय से व्याप्त संरक्षण प्रणाली जारी रही। सन 1833 का चार्टर अधिनियम के सौजन्य से सिविल सेवा के क्षेत्र में सुधार और विकास हेतु 54 में मैकाले समिति का गठन हुआ। अनुशंसा पर निम्नलिखित बातें की गई। सिविल सेवकों में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन की जानी चाहिए। उम्र सीमा 18 से 23 ईयर होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षण का आयोजन लंदन में किया जाना चाहिए। हेलवरी स्थित कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। सिविल सेवकों को अंतिम तौर पर नियुक्ति प्रदान करने को उन्हें परिवीक्षा पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 86 ईस्वी में चार्ल्स एशिंगटन की अध्यक्षता में सिविल सेवकों का आयोजन का गठन किया गया ताकि उच्च सिविल सेवकों में भारतीय की भागीदारी संबंधी दानेदारी न्यायसंगत तरीके से विचार किया जा सके। इस आयोग के मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थी और आगे चलकर 1912 ईस्वी में लॉर्ड एलिंगस्टन की अध्यक्षता वाले सिविल सेवकों की एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई। इसने भी अपने सिफारिश में निम्नलिखित बातें की गई, जैसे सिविल सेवाओं के उच्चतर पदों पर भर्तियां आंशिक रूप से इंग्लैंड तथा आंशिक रूप से भारत में की जानी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड तथा भारत में साथ साथ नहीं की जानी चाहिए। उच्चतर पदों पर 25% फीसदी भर्तियां भारतीयों की जानी चाहिए और 25% फीसदी सीटें आंशिक तौर पर प्रत्यक्ष भर्तियां या आंशिक रूप से प्रोन्नति से की जानी चाहिए। सीधी भर्ती वाले सिविल सेवकों को 2 वर्षों के परिवीक्षा से गुजरना होगा। इस आयोग ने 1915 में रिपोर्ट प्रस्तुत की परंतु 1914 में ही प्रथम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एलिंगस्टन आयोग की सिफारिशों पर बिल्कुल भी गंभीरता से ध्यान नहीं लिया गया। सिविल सेवकों के विकास के क्रम में अगला मील का पत्थर मॉन्ट चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को माना जाता है। उच्चतर पदों पर 33% हिस्सा भारत में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा प्रति वर्ष 1.5% की दर से सीधी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत और इंग्लैंड में एक ही समय पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आईसीएस के सदस्य को अच्छा वेतन, भत्ते, रोजगार, पेंशन लाभ दिए जाएंगे। 1921 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ तथा 1921 में इसे लागू किया गया। 1918 तथा 1919 के सुधारों के परिणाम स्वरूप आईसीएस की पहली प्रतियोगी परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवकों की निगरानी में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। सिविल सेवकों के विकास के क्रम में अगला कदम 1923 ईस्वी में लीग आयोग को माना जाता है। इस आयोग ने स्वीकार करते हुए स्पष्ट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अनुसार सिविल सेवक का गठन किया जाना चाहिए। इसके अनुशंसा पर विचार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1926 ईस्वी में केंद्रीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य का भी प्रावधान किया। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तत्वावधान में इस आयोग ने संघीय सिविल सेवाओं ने लिया और इस अंत में 26 जनवरी 1950 को संघ सिविल सेवा अस्तित्व में है। सबसे नोट बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारतीय संविधान लागू किया गया तो सिविल सेवा संघ सिविल सेवा के अस्तित्व में आया। भारतीय शासन अधिनियम 35 में सिविल सेवकों के अधिकारी उनके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए आश्वस्त किया गया और संघीय सिविल सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सिविल सेवा आयोग या 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सिविल सेवकों
के आयोगों का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब सिविल सेवाओं को अस्तित्व में ICS, इसके अलावा केंद्रीय व राज्य स्तर पर सिविल सेवाओं का अस्तित्व था। मिलते हैं हम लोग एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।